अच्छे लोगों का हमारे जीवन में आना हमारी किस्मत है, लेकिन उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य गतिविधियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज अंतिम दिन। लोकसभा राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर होगी चर्चा। प्राइवेट मेंबर बिजनेस आज सदन में होंगे पेश। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच टेलीफोन पर हुई महत्वपूर्ण वार्ता। रणनीतिक साझेदारी, रक्षा और प्रगाढ़ द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। दोनों नेताओं ने सहयोग को नई गति देने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों को रात्रि भोज पर किया आमंत्रित। विकास यात्रा को मिलकर आगे बढ़ाने का लिया संकल्प। सामूहिक नेतृत्व और टीम वर्क पर की बातचीत और टीम वर्क को बताया बेहद महत्वपूर्ण। लोकसभा ने वन नेशन वन इलेक्शन समिति की अवधि बढ़ाई। एक साथ चुनाव कराने के मॉडल पर गहन अध्ययन जारी। रिपोर्ट बनने के बाद तय होगा भावी चुनावी ढांचा। मध्य प्रदेश में 2 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया। सुरक्षा बलों और सरकार के प्रयासों को मिली महत्वपूर्ण सफलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी शेयर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी बातचीत गर्मजोशी भरी और सकारात्मक रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों नेताओं ने दोनों देशों के संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की है। साथ ही क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए साझा प्रयासों में गति बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कॉम्पैक्ट को लागू करने के लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा समेत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को नई ऊंचाइयां देने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने इस बात पर संतुष्टि जताई कि हर क्षेत्र में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। आज शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का अंतिम दिन है। आइए नजर डालते हैं दोनों सदनों में आज के सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। आज लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगे प्रथम बैच, सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फर्स्ट बैच फॉर 2025-2026 चर्चा तथा मतदान किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। अनुपूरक मांगों के स्वीकृत होने पर विनियोग संख्याक 4 विधेयक 2025 द एप्रोप्रिएशन नंबर 4 बिल 2025 आज लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बिल को इंट्रोड्यूस करने के साथ ही यह भी प्रस्ताव करेंगी कि इस चर्चा पर बात की जाए, इसे पारित भी किया जाए। लोकसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस शाम 3:30 से 6 बजे के बीच लिया जाएगा। इसके तहत आज देश में हवाई किराए को विनियमित करने के लिए उचित उपाय, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना हेतु उचित कदम, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास और कल्याण के लिए उपाय और देश के नागरिकों में पोषण सुधार के उपाय से संबंधित संकल्पों पर आगे चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर्स यानी गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 के बीच का समय तय है। इसके तहत आज गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर आगे चर्चा की जाएगी। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री और नेता सदन जेपी नड्डा ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद वंदे मातरम को उचित सम्मान नहीं मिला और इसके लिए उस समय की सरकार जिम्मेदार है। राज्यसभा में वंदे मातरम पर हुई चर्चा का समापन करते हुए नेता सदन ने कांग्रेस पर अवसरवादी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी नेता की छवि खराब करना नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों को ठीक तरह से रखना है। मैं कहना चाहता हूं
कि हमारा उद्देश्य भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को बदनाम करने का नहीं है, लेकिन हमारा उद्देश्य भारत को, इतिहास को रिकॉर्ड पर स्ट्रेट रखने का जरूर है। इस बात को हमको ध्यान रखना। आपको जब सूट करता है तो आप नेहरूवियन एज की चर्चा करते हैं, जब आपको सूट नहीं करता है तो आप सुभाष चंद्र बोस को ले आते हैं, तब आप गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को ले आते हैं, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर को ले आते हैं। यह ठीक नहीं है। अगर श्रेय लेना है तो तकलीफ में अगर देश आया तो उसकी जिम्मेवारी भी लेनी होगी, इसको भी हमको ध्यान में रखना। यही तो आरोप है कि वंदे मातरम की जो भारत की संस्कृति और भारत का इतिहास से जुड़ा हुआ जो हमारी मान्यता थी, उसको उस समय के प्रधानमंत्री सिरे से खारिज कर रहे थे। ये इसका इतिहास बनता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर which was followed at that point of time, and the country should know, and the people, 1.4 billion people should know how the country was functioning and what was happening. Prevention of insults of National Honor Act 1971. आपने Prevention of Insults or to National Honor Act 1971 पारित किया। इस एक्ट के तहत पेनाल्टी for disrespecting the Indian flag and national anthem of the Constitution. लेकिन यहां पर फिर से आपने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को इंक्लूड नहीं किया। और अंत में सिर्फ मैं बोलना चाहता हूं, व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस? हमारी लड़ाई किस बात की? कोई जमीन की लड़ाई तो है नहीं, किसी और चीज की लड़ाई है नहीं, विचारों की लड़ाई है। और जब मैं विचारों की लड़ाई कहता हूं, और जब मैं कहता हूं कि वंदे मातरम को सम्मान और स्थान नहीं मिला, और मैं जन गण मन को पूरी इज्जत, और मैंने कहा सारी जिंदगी उसके लिए मर खपने के लिए तैयार हूं, तो लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, और वो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश कॉम्प्रोमाइजेस से नहीं चलता है। ये हमारी आइडियोलॉजी। देश सच्चाई और इतिहास की बातों को ध्यान में रख करके चलता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देश अगर चलता है तो वो अनकंडीशनल नेशनल सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख करके चलता है। राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान विपक्ष ने ईवीएम, एसआईआर और चुनाव आयोग की निष्पक्षता का मुद्दा उठाया। वहीं सत्ता पक्ष ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर चुनाव सुधारों पर गंभीर नहीं होने का दावा किया। चर्चा शुरू होने से पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों को सदन की प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियम की ओर ध्यान दिलाया। Before we proceed with the discussion on election reforms, I wish to invite the attention of the House to certain procedural aspects. First, the Election Commission of India is an autonomous constitutional authority under Article 324 of the Constitution of India. Consequently, its day-to-day functioning is not primarily the concern of the Government of India. Secondly, I wish to refer to Rule 238 Class 5 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, which states that a member while speaking shall not reflect upon the conduct of persons in high authority unless the discussion is based on a substantive motion drawn in proper terms. Finally, I would like to remind you that the matters concerning special intensive revision of electoral rolls in various states are presently sub judice and under adjudication by the Supreme Court of India. In this context, your attention is invited to Rule number 238, Section 1 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States, which states that a member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. Accordingly, I request all honourable members to keep these provisions in consideration while making their valuable interventions and desist from making any submissions which contravenes the same. Anything said by the members in contravention
to the prescribed limitations shall not be made part of the record. चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस के अजय माकन ने आगाह किया कि चुनाव आयोग में विश्वसनीयता में थोड़ी सी कमी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर सकती है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान चुनाव सुधारों पर कभी विचार नहीं किया गया था। कांग्रेस ये नहीं समझती कि वोट विश्वास और संबंधों के आधार पर मिलते हैं। टीएमसी की डोला सेन ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव सुधारों के खिलाफ नहीं है, लोगों का नाम हटाकर नई मतदाता सूची बनाए जाने के विरोध में है। डीएमके सांसद ने ईवीएम की विश्वसनीयता का मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने एसआईआर की मंशा पर सवाल उठाया। इनकी सरकार कब रहती थी और हमारी सरकार कब है? सर, जब से वोटर आईडी कार्ड आ गए कांग्रेसी सरकार आना बंद, सीसीटीवी आ गए कांग्रेसी सरकार आना बंद, जब से स्वतंत्र जुडिशरी हो गई कांग्रेस सरकार आना बंद, स्वतंत्र मीडिया आ गई कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलना बंद, और तो और सर जब से साक्षरता दर 50% हो गई बहुमत मिलना बंद। इनको कब बहुमत मिलता था? जिस जमाने में मतपेटियां लूटी जाती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, गोलियां चलती थी, बिहार के चुनावों में 80-80 लोग तक घायल होते थे। इन्हें लग रहा है शायद वही जमाना वापस आ जाए। सम्मानित सदस्य कह रहे थे कि 45 दिन के बाद वो नहीं करते, उसका जवाब गृह मंत्री जी वहां पर दे चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कहा 1991 में जो चेंजेस किए थे नरसिम्हा राव सरकार में, उसमें कोई भी एविडेंस, कोई भी पिटीशन 45 दिन तक ही हो सकती है। लोकसभा ने गुरुवार को संयुक्त संसदीय समिति के कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से जुड़े विधेयकों की जांच कर रही है। जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने संविधान के 129वें संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की जांच अवधि को 2026 के बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में रखा। लोकसभा ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया। पिछले वर्ष दिसंबर में गठित समिति ने अब तक कई दौर की बैठकों में संवैधानिक विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश महेश्वरी सहित कई विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त किए हैं। चेयरमैन सर, with your permission, I wish to move that this House do extend time for the presentation of the report of the Joint Committee on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 up to the first day of the last week of the budget session 2026. प्रश्न यह है कि श्री पीपी चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें। हाँ। जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर गुरुवार शाम 6:30 बजे से एनडीए सांसदों के लिए विशेष डिनर आयोजित हुआ। सभी सांसद 20-25 के ग्रुप में अलग अलग बसों से उनके आवास पर पहुंचे। करीब 2 घंटे चले इस डिनर में कई तरह की डिशेस परोसी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिनर के दौरान सांसदों से बातचीत करते हुए भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की डेवलपमेंट जर्नी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने का वादा किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा, एनडीए सांसदों को डिनर पर होस्ट करके बहुत अच्छा लगा। एनडीए परिवार सुशासन, राष्ट्रीय विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर आने वाले सालों में अपने देश की विकास यात्रा को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर यानी कि वोटर वेरिफिकेशन की समय सीमा बढ़ा दी है। इनमें तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर प्रदेश शामिल है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार तमिलनाडु और गुजरात में पुनरीक्षण कार्य अब 14 दिसंबर तक पूरे किए जाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
पुनरीक्षण कार्य की समय सीमा 18 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य समाप्त करने की तिथि 26 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। मतदाता सूची के मसौदे के प्रकाशन की तिथि में भी संशोधन किया गया है। तमिलनाडु और गुजरात में सूची का मसौदा 19 दिसंबर को जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मतदाता सूची का मसौदा 23 दिसंबर को प्रकाशित होगा। उत्तर प्रदेश में इसका प्रकाशन 31 दिसंबर को होगा। निर्वाचन आयोग ने केरल के कार्यक्रम में पहले ही संशोधन किया है। केरल में गणना प्रपत्र जमा करने की अवधि 18 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी और मतदाता सूची का मसौदा 23 दिसंबर को प्रकाशित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार शाम इम्फाल के सिटी कन्वेंशन सेंटर में मणिपुर सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। नागरिक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मणिपुर लचीलेपन, साहस और असाधारण सांस्कृतिक समृद्धि की भूमि है। पीढ़ियों से यहाँ के लोगों ने खेल, सशस्त्र बलों, कला और संस्कृति तथा सार्वजनिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों के अमूल्य योगदान को देकर राष्ट्र को समृद्ध किया है। Manipur is a land of resilience, courage and extraordinary culture richness. Over generations, its people have enriched the nation by contributing immensely to diverse areas including sports, the armed forces, art and culture and public service. Today, I am pleased to have inaugurated a number of important projects that will further improve the quality of life of the people of Manipur. These projects in diverse areas of tribal development, agriculture, infrastructure, electricity, drinking water, education, health and sports reflect our commitment to building a more modern and inclusive Manipur. The projects for which foundation laying has been done today cover a wide range of areas like infrastructure, handloom and handicrafts, tourism, electricity, drinking water, security and administration, health and sports. These sports projects will generate employment, improve infrastructure and accelerate economic activity. They reflect government's commitment to inclusive development and empowerment of the people of Manipur. राष्ट्रपति ने कहा कि वे मणिपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा के बाद जनता द्वारा झेले गए दर्द से अवगत हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि मणिपुर की जनता की चिंताओं का ध्यान रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सद्भाव को मजबूत करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और स्थिरता एवं समृद्धि की राह पर मणिपुर का समर्थन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। I am aware of the pain that the people of Manipur have gone through following the unfortunate violence. I want to assure you that taking care of the concerns of the people of Manipur is highest priority for us. My government stands with every affected family. The Union government remains fully committed to strengthening harmony, ensuring security and supporting Manipur in its journey towards stability and prosperity. The government is also committed to promote equitable development across the state and will ensure that the fruits of development and progress reach each and every corner of the state. राष्ट्रपति ने मणिपुर की जनता से सद्भाव और विकास के उपायों का समर्थन जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर मणिपुर को एक ऐसे राज्य के रूप में मजबूत करना चाहिए जहां प्रत्येक बच्चा सुरक्षित महसूस करे, प्रत्येक महिला सशक्त महसूस करे, प्रत्येक समुदाय अपने को मुख्य धारा में माने और प्रत्येक नागरिक उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़े। And hardworking. I am sure that the people from the valley and the hills will remain together with renewed harmony and take the state to great heights of prosperity and happiness. I urge the people of Manipur to continue supporting measures for harmony and development. Let us together strengthen Manipur as a state where every child feels safe, every woman feels empowered, every community feels included, and every citizen moves ahead towards a bright
future. लोकसभा सांसद एवं अभिनेत्री हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के लिए दिल्ली में प्रेयर मीट का आयोजन किया। इस प्रार्थना सभा में गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सांसद कंगना रनौत भी शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिवंगत धर्मेंद्र जी की पुण्य स्मृति में आयोजित प्रार्थना सभा में उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अपने कालजयी अभिनय, विनम्र व्यक्तित्व और लोक सेवा की प्रबल भावना से उन्होंने पीढ़ियों के हृदय को स्पर्श किया है। उनका समृद्ध सिने संसार हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र की प्रार्थना सभा में शामिल होकर उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी ने अपने परिचय, अपने अभिनय कला से देशवासियों के दिलों में स्थान बनाया है। उनकी अदाकारी भाषा व क्षेत्र की सीमाओं को पार कर जन जन के मन में बस गई है। भारतीय सिनेमा जगत और भारतीय सिनेमा जगत को इस अद्वितीय अभिनेता की कमी हमेशा खलती रहेगी। धर्मेंद्र जी को 97 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म फेयर का मिला और 12 में पद्म भूषण भी मिला। 60 साल लंबा कैरियर, किसी भी फील्ड में अगर कोई व्यक्ति दाग के बगैर पारित करता है तो इसका मतलब है ये साफ दिल इंसान है। मैं आज यहां न गृह मंत्री के नाते आया हूं, न हेमा जी के संसद में साथी के नाते आया हूं। मैं आज यहां धर्मेंद्र जी के एक फैन के रूप में यहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं, क्योंकि इन्होंने 60 साल में अनेक फिल्मों की, सफल फिल्मों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला, एक इतिहास भारतीय सिने जगत को दिया है। और धर्मेंद्र जी का कैरियर तब शुरू हुआ जब सिने इंडस्ट्री में ना इतनी लग्जरी थी, ना इतना पैसा था। धर्म जी जो है हमारी तरह एक छोटे से गांव से आकर इतनी ज्यादा उन्होंने सफलता का चरम पाया था, तो उनको देखकर हमेशा ये याद आती थी कि वो गांव की खुशबू, गांव की मिट्टी, उनमें अभी भी वो एक जमीन से जुड़े हुए वो बहुत ही एक सहज व्यक्तित्व थे। जैसे आप देख सकते हैं उनकी जो फोटोज है, हम उनकी फोटोज के साथ पले बड़े हैं और हमारे ही नहीं, हमारी माता पिता के भी वो फेवरेट अभिनेता रह चुके हैं। तो एक बहुत ही दुख का समय है और हेमा जी को देख के हमें और भी दुख होता है बहुत, क्योंकि एक सारी जीवन का साथ और ये पीड़ा, तो हम इस पीड़ा में उनके साथ हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA-7 के 7वें सत्र में भाग लिया। इस 5 दिवसीय सत्र में 11 दिसंबर को भारत का पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक पर्यावरण समाधान जन केंद्रित और समानता पर आधारित होने चाहिए। अपने वक्तव्य में उन्होंने विकासशील देशों के लिए सुलभ वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि UNEA-7 का विषय प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने और समावेशी जलवायु लचीले विकास को आगे बढ़ाने की भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के अनुरूप है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने कहा कि भारत UNEA-7 में इस दृढ़ विश्वास के साथ भाग ले रहा है कि पर्यावरण समाधान जन केंद्रित होने चाहिए और वैश्विक कार्रवाई समानता, सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों, संबंधित क्षमताओं और राष्ट्रीय पारिस्थितिकियों के सम्मान के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। The theme of this assembly, advancing sustainable solutions for a resilient planet, resonates strongly with India's long-standing commitment to living in harmony with nature and with our national vision of inclusive, sustainable and climate-resilient development. This commitment is further reflected in India's Mission Life, which is a global movement that promotes mindful consumption and encourages individual and collective action to adopt sustainable lifestyles. India approaches UNEA-7 with the conviction that environmental solutions must remain centered on people and that global action must be guided by the principles of equity,
common but differentiated responsibilities and respective capabilities, and respect for national circumstances. These principles enable ambition, foster trust, and strengthen multilateral cooperation. India's domestic actions over the past decade demonstrate what determined national efforts can achieve. We have already achieved 235 gigawatts of non-fossil fuel installed electricity capacity, which is significantly ahead of our target. India's Ek Ped Maa Ke Naam, that is Plant for Mother campaign, is a people's movement that draws powerful parallels between caring for our mother and also nurturing Mother Earth. Under this initiative, more than 2.6 billion saplings have been planted across the country. और अब एक अच्छी खबर, मध्य प्रदेश अब नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। बालाघाट जैसे नक्सल प्रभावित इलाके में बचे अंतिम 2 कुख्यात इनामी नक्सलियों ने भी सरेंडर कर दिया है। दोनों लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ दिनों के बाद काना भोरमदेव डिवीजन में 10 नक्सलियों के सरेंडर करने के बाद इन दोनों की तलाश तेज हुई। नक्सली गतिविधियों में सक्रिय दोनों ने सुरक्षा बलों के सामने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को दावा किया कि राज्य पूरी तरह से नक्सलवादी खतरे से मुक्त है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करने के दृढ़ संकल्प के कारण यह संभव हो पाया है। हमारे मन में जिसका कष्ट भी है और गर्व भी है, स्वर्गीय आशीष शर्मा जी, ये हमारे पुलिस के सारे बहादुर अधिकारी जवान जिन्होंने इस पूरे मुहिम में अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हुए नक्सलवाद को, जो माननीय गृह मंत्री जी का अभियान था कि 2026 जनवरी के पहले या तो हम नक्सलवाद के इस अभियान में मार देंगे या सरेंडर करवाएंगे। मैं आज आप इस अवसर पर मध्यप्रदेश की पुलिस और मध्यप्रदेश की जनता सबको बधाई देना चाहूंगा। नक्सलवाद की इस लड़ाई में 42 दिन के अंतिम 42 दिन का हिसाब बताना चाहूंगा तो 42 दिन में 42 सरेंडर हमारी पुलिस ने कराए हैं। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि ये इस नाते से भी है कि हमारे आज के इस सरेंडर के बाद मध्य प्रदेश में माओवादियों की संख्या केवल 2 थी, जिसमें दीपक उइके निवासी पलागोंडी जिला बालाघाट और रोहित जिला बीजापुर, दोनों सशस्त्र नक्सल कैडरों ने बालाघाट में सीआरपीएफ कोर का शिविर में आत्मसमर्पण किया है। हाल ही में आत्मसमर्पण किए गए कैडरों से पूछताछ में प्राप्त जानकारी के अनुसार अब मध्य प्रदेश में सक्रिय एमएमसी जोन के सभी सूचीबद्ध सशस्त्र कैडरों को या तो धराशायी कर दिया गया है या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये एक ऐतिहासिक और वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने गुरुवार को बस्तर ओलंपिक 2025 का उद्घाटन किया। इस आयोजन में स्थानीय युवाओं में बड़ी संख्या में भागीदारी देखी गई। आयोजन में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और माओवादी हिंसा के पीड़ितों की एक विशेष टीम भी शामिल थी। यह क्षेत्र में शांति और समृद्धि की ओर बढ़ते कदम का संकेत है। इस समारोह में मुक्केबाजी की दिग्गज खिलाड़ी एमसी मैरी कॉम भी मौजूद थी। That is amazing. I feel so good also. And, from me, whoever youngster, the upcoming, athlete, I want, that to bless, अच्छा करे और स्टेट के लिए नाम रोशन करे और अपना इंडिया के लिए और भारत के लिए नाम रोशन करे, यही मैं चाहती। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बस्तर मंडल के हर गांव तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कभी माओवादी गतिविधियों का गढ़ हुआ करता था। मुख्यमंत्री साई ने समारोह में कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और माओवादी हिंसा के पीड़ित सहित युवाओं की भारी भागीदारी ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया है। हम नमन करना चाहते हैं हमारे सुरक्षा बल के अधिकारियों का, जवानों का, जिन्होंने बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में जंग छेड़ी है और ये नक्सलवाद आज समाप्ति की ओर है। तो आज
हम लोगों ने सोचा कि कैसे हम लोग युवाओं को ये गोलीबारी इससे दूर करें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। और तभी से विचार मन में आया कि बस्तर ओलंपिक का आयोजन करते हैं। और पिछले साल 2024 में पहली बार बस्तर ओलंपिक का आयोजन हुआ, जिसमें 1,65,000 हमारे युवा बेटा बेटी पार्टिसिपेट किए, पंजीयन कराए और खेले। और ये सौभाग्य है कि बस्तर ओलंपिक 2025 में आज 3.25 लाख हमारे बेटा बेटी आज पंजीयन कराए हैं और खेले हैं। ब्लॉक स्तर से आज 2,500 से ज्यादा संभाग स्तर में हमारे बेटा बेटी सेलेक्ट होके यहाँ पर आए हैं। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे नुआबाद के बेटा बेटियों को। बहुत बड़ी उनकी संख्या है, इनके हाथों में कभी बंदूकें होती थी, लेकिन आज ट्रैक सूट पहनकर आज यहाँ पर खेलने के लिए यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। विकास की मुख्यधारा से वो जुड़ रहे हैं। आज वास्तव में ये जो बस्तर का ये जो ओलंपिक है, ये शांति, समरसता और समान अवसर का प्रतीक हो गया है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में इतिहास रच दिया है, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर अपना पहला कांस्य पदक जीता है और देश का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 में कांस्य पदक जीतने पर गुरुवार को भारत की पुरुष जूनियर हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में इतिहास रचने पर हमारी पुरुष जूनियर हॉकी टीम को बधाई। हमारी युवा और ऊर्जावान टीम ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत का पहला कांस्य पदक जीता है। यह अद्भुत उपलब्धि देश भर के अनगिनत युवाओं को प्रेरित करती है। राजस्थान केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि संस्कृति, संसार और संकल्प की वह जीवंत पहचान है जो दुनिया के किसी भी कोने में बसे प्रवासी राजस्थानियों के हृदय में समान रूप से धड़कती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों को शुभकामनाएं दी। चलिए चलते चलते आपको दिखाते हैं इसी आयोजन की कुछ झलकियां। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।
नबूवत है, तेरे ही पैरों में जन्नत है, तू ही दिल तू जान, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।